India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने के लिए अपीलीय अदालतों की सीमित शक्तियों के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना कि धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की सीमित शक्तियां हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों को संशोधित करने की अनुमति दी है। जब पुरस्कार को अमान्य हिस्से से अलग किया जा सकता है, क्लर्क गणना या टंकन संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए, कुछ परिस्थितियों में पोस्ट अवार्ड ब्याज को संशोधित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्तियों का उपयोग करके पुरस्कारों को संशोधित करने के लिए। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने अपने असहमतिपूर्ण निर्णय में कहा कि धारा 34 के तहत न्यायालय को मध्यस्थता पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति नहीं है जब तक कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न हो। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 34 के तहत न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करके मध्यस्थता पुरस्कारों को बदलना, भिन्न करना या संशोधित करना मध्यस्थता के मूल और जड़ को प्रभावित करता है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, के.वी. विश्वनाथन और संदीप मेहता की पीठ ने बड़ी पीठ को यह प्रश्न संदर्भित किया था कि क्या न्यायालयों के पास धारा 34 या 37 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति है। इस पीठ ने यह भी उल्लेख किया था कि इस न्यायालय के निर्णयों की एक पंक्ति ने उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया है, जबकि अन्य निर्णयों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कारों को संशोधित किया गया है या चुनौती के तहत आदेशों को बरकरार रखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या क्लैट 2025 के लिए मेरिट लिस्ट में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने यह अंतरिम आदेश पारित किया और हाई कोर्ट के 23 अप्रैल के फैसले के खिलाफ एक उम्मीदवार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने 4 प्रश्नों में त्रुटियां पाई थी और निर्देश दिया था कि जिन उम्मीदवारों ने ये प्रश्न हल किए हैं उन्हें इन प्रश्नों के लिए अंक दिए जाएं। कंसोर्टियम को 4 सप्ताह के भीतर मेरिट लिस्ट में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को यह लाभ नहीं दिया जिन्होंने सेट ए की परीक्षा दी थी, क्योंकि इस सेट में कोई त्रुटि नहीं थी। 23 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने कंसोर्टियम की अपील पर फैसला सुनाया। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें सीलैट 2025 के परिणामों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 3 साल से अधिक की सजा पाने के वाले अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने में देरी एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं है।
अगर इसे संज्ञेय अपराध का आयोग प्रकट होता है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471, 420 और 120 बी के तहत प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई कर रही थी। इन प्रावधानों में 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा एफआईआर दर्ज करने में 16 साल की देरी का उल्लेख किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन द्वारा लिखित निर्णय देखा गया कि हाईकोर्ट ने केवल इसलिए आपराधिक जांच को बाधित करने में गलती की क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी। आवेदक ने आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष 12 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। धारा 469 सीआरपीसी यह निर्धारित करती है कि पीड़ित व्यक्ति के ज्ञान में आने पर समय सीमा शुरू होती है। वर्तमान मामले में आवेदक को 28 दिसंबर 2021 को ही अपराध की जानकारी मिली थी, इसलिए प्रथम दृष्टया आपराधिक कार्यवाही दायर करने में कोई देरी नहीं हुई है, अदालत ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामले को सीजेआई संजीव खन्ना के समक्ष रखा है। यह मामला एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर लोकपाल के फैसले से संबंधित है। लोकपाल ने एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के जज लोकपाल अधिनियम 2013 की धारा 14 भाग 1 भाग F के तहत एक व्यक्ति के रूप में आते हैं जो संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक निकाय है। लोकपाल ने कहा था कि चूंकि उक्त हाईकोर्ट का गठन एक नए राज्य के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए यह धारा 14 भाग 1 भाग F के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने लोकपाल के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जज संविधान के तहत संवैधानिक प्राधिकारी हैं और उन्हें केवल कानूनी पदाधिकारी नहीं माना जा सकता। पीठ ने लोकपाल के इस तर्क को बहुत ही परेशान करने वाला बताया। न्यायमूर्ति अभय अशोका ने कहा कि लोकपाल ने सीजेआई से मार्गदर्शन लेने का अनुरोध किया है जो न्यायिक उचितता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा तय किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया है, लेकिन आरोपों के गुण दोष पर नहीं जाएगा। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है ताकि मामले में निष्पक्ष विचार सुनिश्चित किया जा सके। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है और एसिड हमले से बचे लोगों जो आंखों की चोट से पीड़ित हो सकते हैं और अन्य व्यक्तियों जो दृष्टि बाधित या कम दृष्टि से पीड़ित हो सकते हैं के लिए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति जस्टिस JS पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने इन मुद्दों पर दायर 2 जनहित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवाईसी जैसी डिजिटल प्रक्रियाएं उन सभी के लिए सुलभ हों जिन्हें चेहरे का विकृत किया गया है या जो विकलांग हैं। फैसले के मुख्य बिंदु हैं, न्यायालय ने केवाईसी प्रक्रिया में विकलांग लोगों के लिए बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने 20 निर्देश दिए हैं ताकि दृष्टिबाधित या अन्य चुनौतियों का सामना करने वाले लोग केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकें। न्यायालय ने कहा कि केवाईसी प्रक्रिया में सुलभता को ध्यान में रखकर डिजिटल केवाईसी दिशा निर्देशों को संशोधित करना अनिवार्य है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को केवाईसी प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें वैकल्पिक तरीकों और साधनों का उपयोग करके एसिड हमले से बचे लोगों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा प्रदान की जा सके। न्यायालय ने सभी सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को भी निर्देश दिया है कि वे इन दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करें।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिकी जांच दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसमें सुपरटेक लिमिटेड भी शामिल है, क्योंकि बिल्डरों और बैंकों के बीच एक अनुचित संबंध था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सुपरटेक लिमिटेड और अन्य बिल्डरों के खिलाफ प्राथमिक जांच करे, जिन्होंने कथित तौर पर बैंकों के साथ मिलकर होम बायर्स को धोखा दिया। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बिल्डरों और बैंकों ने कैसे मिलकर काम किया और होम बायर्स के पैसे का दुरुपयोग किया। सीबीआई को निर्देश दिया गया कि वह जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन करे, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। सीबीआई को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह जांच में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करे। होम बायर्स ने आरोप लगाया है कि बिल्डरों ने समय पर फ्लैट नहीं दिए और बैंकों ने उनसे ईएमआई की मांग की, जबकि बिल्डरों ने ईएमआई का भुगतान नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में होम बायर्स की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और सीबीआई को जांच का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 प्राथमिक जांच करने का निर्देश दिया है, इसमें सुपरटेक लिमिटेड के अलावा अन्य बिल्डरों की जांच भी शामिल होगी। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की प्रगति की रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि जब 2 पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की जाती है, तो न्यायालय को एक एफआईआर को रद्द नहीं करना चाहिए और दूसरी एफआईआर की जांच करनी चाहिए। इसके बजाय जांच एजेंसी को दोनों एफआईआर की जांच करनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की खोज के लिए विवाद के दोनों पक्षों की व्यापक जांच आवश्यक है। न्यायालय ने कहा, सत्य की खोज के लिए दोनों एफआईआर की जांच करना आवश्यक है और दोनों एफआईआर को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में 2 पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को रद्द कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने में गलती की और दोनों एफआईआर की जांच होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि दोनों एफआईआर की जांच एक साथ होनी चाहिए, न कि अलग अलग। न्यायालय ने कहा कि सच्चाई की खोज के लिए दोनों एफआईआर की जांच करना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोनों एफआईआर के मामलों को एक ही न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए, ताकि सुसंगतता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। न्यायालय ने जांच एजेंसी को दोनों एफआईआर की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि जांच एजेंसी को दोनों एफआईआर की जांच एक साथ करनी चाहिए, न कि अलग अलग। निर्णय का प्रभाव न्यायालय के इस निर्णय से जांच एजेंसियों को दोनों एफआईआर की जांच करने में मदद मिलेगी और सच्चाई की खोज में सहायता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 14 के तहत दस्तावेज पेश करने का निर्देश देने की शक्ति केवल मुकदमे के लंबित रहने तक ही सीमित है और मुकदमे को खारिज करने के बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 14 का मतलब क्या होता है। अगर ट्रायल से पहले कोर्ट फीस या पार्टीज के नॉन अपीयरेंस की वजह से सूट डिसमिस हो जाए तो क्या होता है। ऑर्डर 9 रूल 14 सीपीसी 1908 के तहत अगर सूट रूल 2 कोर्ट फीस या पोस्टल चार्जेस ना देने पर या रूल 3 जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों हियरिंग के दिन एब्सेंट हो के अंदर डिसमिस होता है, तो प्लेंटिफ के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नया सूट फाइल करने लिमिटेशन पीरियड के अंदर या रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई करने और सफिशिएंट कॉज दिखाए। अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ की एक्सप्लेनेशन वैलिड है, चाहे वो फीस ना देने हो या हियरिंग मिस करना, कोर्ट सूट को रेस्टोर करेगा और नई डेट फिक्स करेगा। जैसे कि अगर प्लेंटिफ
समन्स चार्जेस नहीं देता या दोनों पार्टीज हियरिंग में प्रेजेंट नहीं होते तो सूट डिसमिस हो सकता है, लेकिन अगर वजह जेन्युइन है तो सूट वापस से चालू हो सकता है। भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार 2005 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सफिशिएंट कॉज हो तो डिसमिशल को सेट असाइड किया जा सकता है। रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन यूजुअली 30 दिन के अंदर फाइल कर और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.